हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आज फिर आप एक बार रूबरू हो रहे हैं माननीय जय भगवान जाटव जी से, जो कि आपका भला चाहते हैं। और आज बात करेंगे माननीय जय भगवान जाटव जी, शिक्षा क्यों जरूरी है। जी सर, कैसे मार्गदर्शन करना चाहेंगे, शिक्षा क्यों जरूरी है। मैं अनिल विनोद जी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का ध्यान, जो दलित समाज है उनका ध्यान आकर्षित करते जा रहे हैं और आप बराबर अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर ये सब बातें उठा रहे हैं। लेकिन लोगों तक जब तक ये बातें जाएंगे नहीं और जो आप वीडियो है इसको आप शेयर नहीं करेंगे, बाकी आगे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा समाज का जो भी आदमी कोई विचार जाने, मानना ना मानना उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना तो कष्ट लगता चाहिए कि वो हमारी बात को आगे तक पहुंचा दे। समाज के हर आदमी तक बात जाएगी तो शायद कुछ लोग जरूर उससे लाभान्वित होंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। तो आज मैं जो बात करना चाह रहा था वो मैं शिक्षा के ऊपर बोलना चाह रहा था। शिक्षा क्यों जरूरी है जी। आज शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है ये सब लोगों को जानना चाहिए जी। यदि आदमी शिक्षित है तो समझिए वो इस देश का कभी भी मालिक बन सकता है। अशिक्षित आदमी के लिए उसको यहाँ तक नहीं पता कि वोट किसको देना है, वोट की कीमत क्या है, तो वो कुछ भी नहीं जानते। बेचारे शरीफ आदमी होते हैं, उनको कभी भी जा करके मैंने देखा है, बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। कुछ भी गांव देहातों में सब बेचारे राह है, बिल्कुल अनजान है। इसलिए शिक्षा का होना गांव-गांव तक, घर-घर तक जाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने दलित समाज के भाइयों से, जिसमें सब SC, ST, OBC है, माइनॉरिटी के लोग भी आते हैं, मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि वो बाबा साहब को पढ़े। बाबा साहब ने जो पहला मूल मंत्र दिया वो शिक्षित बनने का ही दिया है। वो कोई पागल थोड़ा थे, वो तो एक समझदार, इतने पढ़े लिखे इंसान थे कि इस देश में कोई उतना पढ़ा लिखा आदमी हुआ ही नहीं था। संविधान लिखना और संविधान के अनुसार अपनी बात बनवाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो पढ़े लिखे थे तभी उनको ये काम मिला संविधान लिखने का, और तभी वो बहस करके अपनी बातों को काफ़ी हद तक बनवाने में सफल भी हुए। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो सरकारें हैं वो तो बिल्कुल निकम्मी, निखट्टी, बेईमान हैं, उनसे उम्मीद करना बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि उनकी नीयत है कि इस समाज को, जो ये SC, ST, OBC का समाज है, ये पढ़े लिखे ही ना। यदि ये पढ़ लिख जाएगा तो ये हमारा काम कौन करेगा। उनकी नीयत है कि इनको अनपढ़ ही रखना है और हम लोगों को पढ़ना है। इनकी नीयत तो हजारों साल से थी। इस ब्राह्मण ने सिर्फ रास्ता अपने लिए पढ़ने का खोला था। इसने जो इस देश का वैश्य समाज था, बढ़िया समाज था, उसको भी पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया था। इसने इस देश के उस राजपूत को, ठाकुर को, जो अपनी मूछें लंबी लंबी रख करके इतने ताने घूमते हैं, इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनके लिए भी पढ़ाई के रास्ते बंद थे, ये भी नहीं पढ़ लिख सकते थे। हमारे दलितों के लिए तो पढ़ाई के रास्ते सारे ही बंद थे, लेकिन इनके लिए भी बंद किए हुए थे। इन लोगों को ब्राह्मणों से सतर्क रहना चाहिए। ब्राह्मण वो जाति है, जाति नहीं, ब्राह्मण एक धर्म है। ये जो हिंदू की बात हो रही है, ये हिंदू की कोई बात नहीं हो रही, ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है। और ब्राह्मण ये धर्म है, कोई हिंदू बिंदु नहीं है। इस देश में यदि हिंदू को सच्ची पूछा जाए तो हिंदू यहाँ माइनॉरिटी में है। हिंदू कोई हिंदू बिंदु नहीं है। ये तो सब जबरदस्ती चिपका करके हिंदू का कहते हैं। ब्राह्मण हिंदू है, ये सही बात है। और ब्राह्मण ये चाहता है कि उसके हाथ से सत्ता न निकलने पाए, वो इस देश के ऊपर कब्जा करके रखे। और एजुकेशन कोई आदमी ले ही नहीं। आज सरकारें क्या दी है, इनको क्या दिखाई नहीं देता कि देश यदि पढ़ लिखेगा, इस देश का यदि हर नौजवान पढ़ा लिखा होगा तो उससे देश का ही भला होने वाला है। कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जबकि उस देश के लोग पढ़े लिखे होंगे। यदि देश में अनपढ़ आदमी रखोगे, ऐसे बेचारे आदमियों को अनपढ़ रखना, ये एक
पाप ही नहीं है, बल्कि ये एक मामला दूसरा ही बनता है जो कि इनकी सरकार इनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन सरकारों ने क्या कह रखा है कि पढ़ाना नहीं है। आज 80% आदमी इस देश का बिल्कुल अनपढ़ है, एक चिट्ठी नहीं लिख सकता। जो इनकी एजुकेशन नाम की चीज है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी पढ़ाई लिखाई यदि आप जांच ले प्राइवेट में किस तरह की एजुकेशन है और सरकार किस तरह की एजुकेशन दे, दिन प्रतिदिन इनके एजुकेशन के सेंटर हजारों हजार बंद हो चुके। अरे स्कूल खोलने चाहिए, बंद करने चाहिए। इन लोगों को, जो लोग कहीं पढ़ नहीं पा रहे, सरकार की ड्यूटी है कि उनको घर घर से बुला करके उनको पढ़ाया जाए और उनको बच्चों को दाखिला दे करके आगे बढ़ाया जाए। यदि देश पढ़ेगा जी, यदि देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। यदि देश अनपढ़ रहेगा तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए सबकी ये ड्यूटी है कि सब लोग पढ़ें, सरकार पर दबाव बनाएं। और ये जो राज्य सरकारें हैं, ये सबसे ज्यादा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, सब पर छाया हिंदुत्व का है। वो हिंदुत्व वालों का मामला है। वो आरएसएस की गाइडलाइन जाती है कि इन लोगों को पढ़ने नहीं देना। आरएसएस के सब भागवत साहब सारी बातें बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोला आज तक कभी भी कि भाई ये देश पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर आदमी पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा तय होता है कि ये कोई पढ़े ना पढ़े, कोई आए कोई जाए कोई ना? स्कूलों को कोई टाइट क्यों नहीं करता? जी बिल्कुल। चाहे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको लाखों लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। जिनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, उनको टाइट नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कराइए। और जो सब्जेक्ट ये लाए हैं, जिस तरह का अभी ये नई शिक्षा नीति के तहत ला रहे हैं, वो तो और भी घातक है। क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं इस देश के नौजवानों को? मेरा ये कहना है कि जो इनकी पढ़ाई लिखाई है, जो इन्होंने बदमाशी रची है, वो इन्हीं के लिए घातक होगी। जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमेशा सत्ता में बने रहे। वो कितने देर तक मूर्ख बनाएंगे? ये दलित पिछड़ा या जो लोग हैं, दलित लोग हैं, शूद्र लोग हैं, वो लोग कितने दिन तक मूर्ख बनेंगे? इसलिए मेरा ये मानना है कि इस देश में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए, एक एक बच्चे को होने चाहिए, चाहे वो घर में बैठा है, झुग्गी में बैठा है या कहीं पर भी बैठा है, और उसको मेहनत करके पढ़ाना चाहिए और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। इस देश में इतना टैक्स और इतनी सारी चीज लेते हैं, यदि वो इनको नहीं पढ़ाएंगे और नहीं उनके ऊपर काम करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि देश बर्बाद होगा। एजुकेशन की वजह से ये बिल्कुल नीचे जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी समाज से और मुख्य रूप से सरकारों से ये कहना चाहता हूं कि जो आपके दिमाग में फतूर भरा पड़ा है, जो आपके दिमाग में ये है कि गरीब का ना पढ़े, हम पढ़े, तो ये भूल जाओ। इससे देश का बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। सभी को एक सी एजुकेशन देनी चाहिए और सभी को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे गरीब मजदूर के हैं या कई कामगारों के हैं, जो लोग रोजगार के लिए निकल जाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको घर से बुला करके बच्चे को एडमिशन दे करके उसको बराबर पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए। यदि ये जैसे मिड डे मील में लूट खसोट है, ऐसे ही आंगनवाड़ी में लूट खसोट है। इन लूट खसोट के रास्ते तो बंद करते नहीं, लेकिन जो एजुकेशन का रास्ता है वो बंद किया हुआ है। इसलिए मेरा ये कहना है, और जो बाबा साहब ने मुझे एजुकेट किया है, जो बाबा साहब ने मुझे समझाया है, बताया है कि शिक्षित बनो, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम लोग ऋणी हैं। ये सारा देश ऋणी है। इसलिए मैं सभी सरकारों से, चाहे राज्य सरकारें हो, किसी भी दल और पार्टी की हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन सबकी ड्यूटी है कि देश का हर नागरिक पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उनको घरों से बुला करके भी पढ़ाना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है। जो स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ये स्कूल बंद करने का काम बंद होना चाहिए। इनको दूसरे कंट्री से देखना चाहिए।
इनको जापान से देखना चाहिए। एक बच्चे के लिए ट्रेन चलती है, एक बच्चे को जी। घर से बताइए। स्कूल जा तक छोड़ती है, स्कूल से शाम को उसको घर छोड़ती है। तो वहां लोग तरक्की करेंगे कि यहाँ हिंदुस्तान में करेंगे? यहाँ लोग मूर्ख के मूर्ख में रह जाएंगे और वे लोग तरक्की करके आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए मेरा ये सरकार से विनम्र अनुरोध है और मेरा इनको आगाह भी करना चाहता हूँ कि आप देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबको पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। एक सी एजुकेशन, समान एजुकेशन जो अंग्रेजी माध्यम की वो यदि प्राइवेट पब्लिक स्कूल में देते हैं, वही एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी देनी चाहिए। जी बिल्कुल। चाहे उसके लिए नर्सरी कुछ भी करना पड़े। नर्सरी क्लास वहां चलती है तो नर्सरी क्लास यहाँ से भी चला करके केजी, यूकेजी, प्रेप सभी कुछ उनको इंग्लिश मीडियम पहली क्लास से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जी, जी। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होगी है कि सारा वर्ल्ड इंग्लिश के अंतर्गत चलता है। जो देश इंग्लिश को अपना नहीं पाए हैं वो लोग कितने परेशान हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चाई। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वो सबको समान एजुकेशन दे, सभी को एजुकेशन दे, चाहे वो घर घर में बच्चा ढूंढ करके पता करके, चाहे कितना ही गरीब का बच्चा उसको लाए पढ़ाए, और समान एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे। सरकार यदि ये फ्री एजुकेशन दे सकती, इतना टैक्स लेते, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। यदि कोई आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, वो भी आदमी टैक्स देता है। यदि उससे टैक्स लिया जाता है तो बदले में उसको कुछ तो उनके कम से कम बच्चों के लिए एजुकेशन हो। दूसरा मेरा कहना है कि जो लोग हमारे समाज के, दलित समाज के हैं, मैं उनसे तो आग्रह तो करता ही हूँ, आग्रह के साथ साथ उनको आदेश भी देता हूँ कि जितना भी अपने गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको स्कूल लेके जाएं, उनको स्कूलों में छोड़ें और उनको पढ़ाएं। और 2 घंटा हर आदमी, चाहे वो कोई महिला हो या हमारा कोई सरकारी कर्मचारी हो, रिटायर्ड आदमी हो, कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है, वो जो हमारा समाज अनपढ़ रह गया है या छोटी क्लासों में अभी पढ़ रहा है, अप टू 12th, पहली क्लास से 12th क्लास तक, यदि वो 12वीं कक्षा तक पढ़ रहा है तो उसको बड़ी क्लास के बच्चों को कहें, उनको तैयार करें और वो बच्चों को पढ़ाएं। ये पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों को तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि जो पहली महिला हुई सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले, उन लोगों ने एजुकेशन पर ध्यान दिया, वहां से शुरू किया, तो उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जी। और उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को ही पकड़ा है। तो इसमें कौन सी ऐसी मुसीबत है कि 2 घंटे यदि आदमी नहीं टाइम देता समाज के लिए, मैं समझता हूँ वो समाज का दुश्मन है। इसलिए सारे पढ़े लिखे आदमियों को 2 घंटे समाज के लिए भी डेली समय देना चाहिए। वो किसी भी रूप में दे सकता है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम उसको एजुकेशन का संभालना चाहिए। जो बच्चे छोटी छोटी क्लासों में बच्चे घूमते फिरते इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको सबसे प्यार से समझा के ला करके उनको पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ आएगा नहीं और वो पीछे रह, किसी हर काम में एजुकेशन काम आएगी। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जो बच्चा एजुकेशन लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो एजुकेशन में पिछड़ जाएगा वो सारा समाज पिछड़ जाएगा। इसलिए आज समय है हमारे समाज के आदमियों को ये बोझभार अपने कंधों पे लेना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जो तिरछे बंके मुंह करे घूमते हैं लोग हमारे, और बुराइयों पे बुराइयां ही करते रहते हैं, काम समाज का धिल्ले का नहीं करते और समाज को विघटन की तरफ ले जाते हैं, ऐसे समाज के आदमियों से मेरा आग्रह है कि वो अपनी पुरानी प्रवृत्ति को छोड़ दें और समाज को जिम्मेवारी समझते हुए, समाज की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, हर आदमी के ऊपर है, क्योंकि बाबा साहब का कर्ज उनके ऊपर है। बाबा साहब का कर्ज तो कोई आदमी चुका नहीं सकता, लेकिन कम से कम कर्ज ना चुकाए तो उसके ब्याज तो चुकाना चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि वो एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी दें और सबसे प्राथमिकता देते हुए उन बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करें। क्योंकि आज की तारीख में मैं दूसरी बात इसलिए कहता हूँ कि गांव में अनपढ़ लोग हैं, 99% सब लोग अनपढ़ हैं। उनको ना वोट के बारे में पता है। यदि उनको पढ़े लिखे होंगे और उनको वोट की कीमत समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। अभी किसी से बोलो किसको वोट दोगे, कैसे वोट दे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि उन बेचारों को
गांव में कुछ पता नहीं है। वोट का राइट मिला है, बाबा साहब ने लड़के कितनी मुसीबतों के बाद ये वोट का राइट मिला है। आज जो लोगों की पूछ है, उनको जो जाते हैं माँ बोलते हैं, दादी बोलते हैं, एक एक बड़े से बड़ा चुनाव लड़ने वाला नेता उनको जाकर के माता जी बहन जी पैर छूता है, सारा करता है। किस लिए करता है? वो वोट है उसका, वो वोट की वजह से करता है। जिस दिन वोट का राइट उसका खत्म हो गया, उस दिन उसके कोई पैर क्या छुए, लात मारेंगे, निकाल देंगे, उसको धेले का नहीं पूछेगा। वास्तविकता है। आज जो वोट की कीमत आपकी इतनी, जो इज्जत है, जो मान सम्मान आपको समाज में मिलता है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ वोट की वजह से मिलता है। वोट का अधिकार भी बचा के रखना है और सही वोट सही आदमी को देना है। दूसरा मेरा ये अनुरोध है कि वोट के साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो भी वोट देना है आप किसी को दीजिए, लेकिन इस देश में जब तक ये ब्राह्मण मुक्त भारत नहीं बनेगा, उनको सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा, तब तक भी इस देश का उत्थान होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो ब्राह्मण है उसके दिमाग में जो फतूर है, वो ब्राह्मण ने अपने आप को ये समझ लिया कि तेरे से ज्यादा अकलमंद कोई नहीं। और सारा देश 75 साल तक यही लोग चला रहे हैं। आज ये देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वो किसकी वजह से हुआ? वो उसका बेड़ा गर्क करने वाले ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले ही लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं। क्योंकि हर कदम पे, हर जगह पे ये बैठे हुए हैं, ये किसी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए इनके हाथ से भी ये ताकत, जो इस देश की ताकत है, छीननी पड़ेगी। जब तक इनके हाथ से ताकत छीन करके किसी मजदूर और किसी गरीब के बेटे को सत्ता पे नहीं जाएगा, तब तक इस देश का नहीं भला होगा। मायावती ने ये 5 साल रही है, मायावती ने दिखा दिया था कि 5 साल का काम क्या होता है। और यूपी के अंदर एक नई चेतना, कितने कॉलेज खुले, कितने दूसरे रोडें बनी, कितने सब कुछ जो डेवलपमेंट हुआ मायावती के समय हुआ, ये हर आदमी जानता है। उत्तर प्रदेश का आदमी तो जानते हैं, देश का आदमी भी सारा जानता है। और यदि उनकी लिस्ट मंगा ली जाए, देख ली जाए, तो उनको पता लग जाएगा कि उनके कार्यकाल में जो काम हुआ कोई नहीं किया। इसलिए ऐसे दलित परिवार से, गरीब परिवार से, पिछड़े जाति के लोग से, दूसरे लोगों से यदि कोई आदमी जाएगा गरीब परिवार से, वो देश की चिंता करेगा, क्योंकि वो देश का मूल निवासी है, उसको दर्द है इस देश से। और वो कोशिश करेगा कि मैं इस देश को आज़ाद रखूं, इस देश का हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी एजुकेशन भी ले, आगे भी बढ़े, उसका आर्थिक उत्थान भी हो। आज जितनी योजनाएं बनी हैं, सब की सब इतनी बकवास योजनाएं चल रही हैं, उनमें ऐसी शर्तें लगा रखी हैं, जैसे इन्होंने कह दिया कि ये आय सीमा 2.5 लाख की, 3.5 लाख की, 4 लाख की आमदनी के ऊपर उनको हम उठाना चाहिए। जो उठने के काबिल है उनको तो आय सीमा लगा करके बाहर निकाल दिया। जो कुछ फायदा उठा नहीं सकते योजनाओं का, उनको कहा इनके लिए योजनाएं। अब ना तो वो ले पाएगा ना ये ले पाएगा, दोनों को बाहर निकाल करके ये लोग मस्करी कर रहे हैं। और कोई भी योजना ठीक ढंग से इस देश में लागू नहीं है। मैं मंत्रालय को सबको कह चुका, किसी को कोई चिंता नहीं है। जो पैसा आता है उनके नाम पे या तो इधर उधर बेकार के खर्चों में खर्च किया जाता है, या अफसर लोग इधर उधर बेईमानी के बिल बना करके, उल्टे सीधे बिल बना के सारा पैसा डकार रहे। ये इस देश की स्थिति है। सरकार बिल्कुल भी चिंता में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इनका डेवलपमेंट हो। यदि वो विकास चाहती कि शेड्यूल कास्ट का विकास हो, शेड्यूल ट्राइब का विकास हो, पिछड़ों का विकास हो, तो जो नीतियां चल रही है, जो आज की तारीख में जो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सबको प्राइवेट के हाथ में दे दो। अरे ये सरकार भी प्राइवेट के हाथ में दे दो ना, इनको भी ठेके में दे दो। सरकार को जरूरत क्या है इनमें बड़े बड़े मंत्रियों को और बड़े बड़े लोगों को, और इनको इतना पैसा धन लुटाया जा रहा है, इतना पैसा बढ़ करके देते हो, तो इसको सरकार को भी ठेके में दे दो। मेरा ख्याल है ठेके में दे दो, हमें दे दो, हम देखो कैसे चलाते हैं। आप दलित समाज के लोगों को दे दो ठेके में, हम बताएंगे कैसे देश का डेवलपमेंट होता है। जो लोग बैठे हैं वहाँ सिवाय खाने पीने के और मौज उड़ाने के, कोई हाउस में ढंग का बोलता नहीं, हाउस को ढंग में चलता नहीं, किसी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं। वहाँ जो आदमी दो बोलते हैं, छुटपुट आदमी बोलते हैं, वे वही भाषा बोलते हैं जो सरकार कहती है। तो ये क्या हो रहा है? ये मसकरी हो रही है देश के साथ। मुझे तो ये डर लगा है, मैं तो अब बहुत दिनों से ये कह चुका, मैं 50 साल से कह रहा हूँ कि ये 100 साल देश अपने आज़ादी के पूरे
शायद नहीं कर जी, सकता। जी, बिल्कुल, क्योंकि आजादी जो खतरे में है। हालत आजादी बिल्कुल खतरे में है, और ये आज नहीं तो कल गुलाम देश वैसे ही हो जाएगा। जी। क्योंकि जो इनकी मनोवृत्ति है, जो इनकी सोच है, जो जिस तरह से ये देश को चलाना चाहते हैं, ये चलाना चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोग राज करें और चंद आदमी पैसे वाले ही व्यापार करें, बाकी सब लोग उनकी बेलदारी करें, मजदूरी करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इस देश में रोजगारी जिन आदमियों को 8-10 हजार 12 हजार रुपए मिलता है, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, जी। कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे ब्याह शादी या कुछ लोगों के भी पास करना। अपने मकान तक नहीं है, लोगों के झोपड़ी में या झुग्गियों में पड़े हैं, किराए लाखों के लाख मकानों पे आदमी, रह रहे हैं, किराया दें कि बच्चों को लाखों खिलाएं। के लाखों आदमी झुग्गियों में पड़े हैं। जी। क्या है उन झुग्गियों, वो कोई जिंदगी है, वो सीधा नरक है। वो क्यों मजबूर में पड़े शौचालय हैं, भी वो ढूंढते कोई नहीं। खुशी खुशी नहीं पड़े, ना। वो बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी। बहुत उनकी मजबूरी में ये नरक की जिंदगी में पड़े हैं। क्योंकि घर रोजगार रोटी खाने को नहीं है, इसलिए कारोबार के लिए इधर उधर झुग्गियां बना करके अपनी रोटी चला रहे। सिर्फ दो रोटी। बच्चों को किसी तरह की कोई वो शिक्षा नहीं दे पा रहे, कोई किस तरह का उनका उत्थान विकास नहीं हो पा रहा, उनके लिए कोई योजना नहीं है। तो चारों तरफ से जो सरकार चल रही है, रोजगार दे नहीं सकती, प्राइवेट सब किए जा रही है, शिक्षा किसी का ध्यान नहीं, तो चारों तरफ से देश बर्बाद। जो डेवलपमेंट के काम है, आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे, उनको रोजगार कौन देगा, सच्चाई है उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो जो इस देश का जो सोच है, जो यहाँ की सरकार की सोच है, मेरा ये कहना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, भागवत हो, कोई भी हो, भाई आप समझ जाओ ये देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ, और ये आज सत्ता आपके हाथ में है। तो सत्ता इसलिए है कि आप देश का भला करो, कल्याण करो। आपके लिए हाथ में सत्ता इसलिए थोड़ी ही दी है कि भाई ये इस देश के अंदर दंगा करो, भेदभाव करो, जातिवाद करो, और गरीबों को और गरीब बढ़ाओ, अमीरों को और अमीर बढ़ाओ। अरे भाई सभी को मौका दो, जो गरीब अमीर बढ़ने हैं उनको बढ़ रहे हैं पाना, लेकिन गरीब का भी तो सोचो। गरीब के लिए कोई योजना नहीं, वे लोग भूखे मर रहे। मैं ये कहता हूँ आज इस देश का 50% आदमी ऐसा है जो भूखे पेट सोता है। सच्चाई है सर। तो इसका क्या कर सकते हैं? ये सरकार की आंखें बंद है क्या? क्यों देश ऐसे बुरे हालत में? रोजगार। आज हमारा देश जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे भी बुरी हालत में हो गया है, और वो यहाँ की नीतियों की वजह से हुआ। यहाँ की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल बकवास है, और ये पैसा जो इतना इस देश में कलेक्शन होता है, टैक्सेस से होता है, एक्साइज से होता है, दूसरा जो पैसा आ रहा है इनके पास, वो जा कहाँ रहा है यही हमें नहीं पता। तो ये सब बेईमानी भरपूर है। तीसरा मैं एक बात और ये कहना चाहता था कि जो वोट की बात है, बीजेपी कहती है हम बहुत ईमानदार हैं। अरे ईमानदार हो तो हो, ईमानदार होगे, हम मानते हैं तुम ईमानदार होगे, लेकिन ईमानदारी का परिचय तो दो। यहाँ की 90% जनता ये कह रही है कि भाई ये वोटिंग मशीन बदलो, इलेक्शन बेईमानी की बजाय ईमानदारी से इलेक्शन हो। सारे लोग चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि जो भी ये इलेक्शन 4 राज्यों 5 हुए, सब में हेरा फेरी बदमाशी हुई है, और सब बदमाशी की वजह से इलेक्शन इस तरह से प्रभावित हुआ है। क्योंकि इलेक्शन मैनेज होता है, इन्होंने जो भी किया है वो मैनेज किया है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा एक जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन में पैसा खर्च होता है कहाँ से आता है? यदि ईमानदार आदमी है, ईमानदार सरकार है, तो ये डोनेशन लेते हैं और उसको बताते हैं नहीं। कहीं प्राइम मिनिस्टर फंड बना देते हैं, कहीं दूसरा फंड बना देते हैं, और उसको कहते हैं हिसाब दे देंगे। अरे फंड किसी से कहीं से भी आया हो, पैसा आया है तो ईमानदार सरकार का काम है ईमानदारी से तो बताए कहाँ से कितना पैसा आया। और वो इस तरह बर्बाद करने की बजाय वो पैसा सही जेन्युइन खर्च होना चाहिए जिन कामों में होना है। तो देश के डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए। लोग अपना डेवलपमेंट करने में लगे, लोग अंधाधुंध भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और अंधाधुंध कमाई करके वो अपने घरों में भरे जा रहे हैं। उससे क्या होगा? देश तो डूबा सनम, हम तो हमें भी ले डूबेंगे। देश तो डूब ही रहा है, वो हमें भी लेके डूबेंगे। तो हालात बहुत खराब है। देश का हर नागरिक को जाग जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। ये देश सबका है, हम बेरोजगारी से जूझ रहा है, सब लोगों को आगे इसको लेके चलना चाहिए। इस देश में जो आज की तारीख में जो इस देश को कर्ज में डूबा है, हमें लगभग बताया था 53 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज था जब मनमोहन सिंह जी गए। आज इसका 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज हो गया है। तो ये कैसे हो गया? कहाँ गया पैसा?
यहाँ तो जनता में खर्च हुआ नहीं, किस हिसाब में खर्च किया? अंदाजन कितना सर? 53 करोड़ उस समय था। उस समय था लगभग इतना था, 53 करोड़ या इससे ज्यादा? 53 लाख करोड़ रुपया। 53 लाख करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी के टाइम में था। उसको बढ़ा करके इन्होंने डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो ये कर्ज कहाँ, जो पैसा उठाया कर्ज वो गया कहाँ, किसको दिया? कौन सा यहाँ कॉलेज बने, कौन सी यहाँ रोडे सड़कें इतनी ज्यादा बन गई कि पैसा रोडे सड़कों पे लगा तो कितना लग गया? ये पैसा सब लोग लुटाई हो रही है। जो टैक्स आ रहा है, जीएसटी लगा है, जीएसटी पर इतना अभी मैंने पढ़ा था कि वो लगभग 13,000 करोड़ रुपया इनका कलेक्शन आ गया। तो इतनी बड़ी कलेक्शन आने के बाद इनकम टैक्स भी आता है, सब तरह के टैक्स ये लगा रखे हैं। इतना पैसा जा कहाँ रहा है उसका भी तो कोई हिसाब हो। वो हिसाब का कोई पता ही नहीं चलता, खर्चा कोई पता ही नहीं चलता। बजट कितने का आया कोई बताया नहीं, खर्च कहाँ हुआ कितना बताया नहीं, ना पिछले साल का बताया। एडवर्टाइजमेंट और चुनावों के पार्टियों के प्रचार प्रसार में तो नहीं खर्च कर रहे हैं पैसा? देखिए ये खर्च होता है, इनको सब नंबर दोगा। किसी से ये मान लिया 10,000 करोड़ रुपए ले लिए तो उसको 1 लाख करोड़ का फायदा देंगे तब वो 10,000 करोड़ देगा ना। ऐसे थोड़ी कोई मूर्ख है क्या? जो लोग भी दे रहे हैं पैसा इनके प्राइवेट फंड में, वो किस लिए दे रहे हैं? आज कितना बैंकों का कर्ज डूब गया, क्यों डूब गया? गरीब आदमी से कोई 10,000 रुपए लोन ले ले तो उसका घर बेचने को फिरते हैं, उसको गिरफ्तार करके वहां थाने में लाके बैठा देते हैं। और जो ये इनके आदमी डूबे हैं, ये बिना गारंटी के लोन दिया था इन्हें, बिना गारंटी के कैसे लोन दे दिया, कैसे भाग के चले गए? इनके गारंटर कहाँ है, इनके पास पे क्या है? जब तक इनकी सबकी प्रॉपर्टी नहीं बेच दे, एक एक पैसा वसूलना चाहिए। सब लोग यहाँ मुझे जो रिपोर्ट मिली है, गलत है सही है ये मैं नहीं जानता, पर 7 लाख आदमी देश के जो पूंजीपति हैं वो बैंकों को लूट के किसी तरह भी हो उन्होंने पैसा सब लूट करके देश को छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ से भागने के भी कारण है, भागने का कारण है कि ये देश अब देश बचने वाला नहीं है। इसमें जो उधमबाजी, जो इसमें बेईमानी, ठगी, जो चोर बाजारी, जिस तरह देश चल रहा है, उनको लगा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ से निकल लो। 7 लाख आदमी जो इस देश के बड़े पूंजीपति थे, जिनको फैक्ट्री इंडस्ट्री जो सबके मालिक थे, वो देश छोड़ करके विदेशों में जा बसे। इनसे पूछो और अगर वो कैसे चले गए 7 लाख आदमी इस देश को छोड़ के, जो इस देश अब तो यहाँ पर हमारे जैसे भूखा गरीब आदमी सब बैठे हैं, तो देश डेवलप कैसे होगा? तो इन लोगों ने जो उधमबाजी की है इसको सबको बंद कर दे, कल से ही बंद करें और बंद करके अपने देश को ईमानदारी से चलाएं। जो लोग पीछे रह गए हैं उनकी मदद करें, उनको सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत रखें। बाकी का जो लोग जिस तरह बनते हैं, खुद सरकार भी इस तरह के जो फंड इकट्ठा कर रही है उस पर बैन लगाए, क्योंकि ये पैसा किसी के काम नहीं आया। ये सिर्फ ये यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। जो विदेशों में कह रहे थे काला धन लाएंगे, वो काला धन तो गया भाड़ में और काला धन बाहर पहुंचा दिया, और इस तरह का पैसा बैंकों में बढ़ गया है, घटा नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने कहा, ये प्रधानमंत्री तो सबसे झूठा आदमी हिस्ट्री में लिखा जाएगा इसका नाम, क्योंकि इसने कहा था 2 करोड़ लोन वो देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ इसने कहा 15 लाख लोगों को वो देंगे, बाहर से पैसा लाएंगे। इसलिए इसके तो इतने झूठे मामले हो गए, लोगों के मन में इतना खट्टापन है जिसका कोई हिसाब नहीं। देश में 95% लोग इनके खिलाफ है। बीजेपी फिर भी ये सरकार में आ गए हैं। ये सरकार तो मैनेज करके आती है, ये कोई चुनाव थोड़े होता है इस देश में। ये चुनाव नाम मात्र को है, ये तो सब मैनेजमेंट है। ये मैनेज उनका सिस्टम डिसाइड करता है, मैनेज करके जो आदमी वोट डलवा रहा है वो इनका, जो अंदर गिन रहा वो इनका, जो कुछ भी कर रहा है मशीन इनकी। सब कुछ यदि वो शुरू में वोट ये कटवा देते हैं, वोट कटवा दिया हर बूथ के ऊपर, यदि इन्होंने 50-100 वोट कटवा दी तो कितने का फर्क पड़ गया। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं, बैलेट मशीन जाती है, कितनी पकड़ी गई, क्या क्या हुआ, फिर वोट डालने के टाइम पे इनका कितना होता है, फिर काउंटिंग के टाइम पे कितना होता है, फिर मशीन में वोट दो किसी को जाए किसी को। यदि इतने ईमानदार है तो वोट का सिस्टम क्यों नहीं बदलते? वोट में कह दो, मेरी तो ये मांग है कि एक तरफ वो मशीन भी रख दो, एक तरफ तो बैलेट पेपर भी रख दो, दोनों व्यवस्था कर दो। जो बैलेट से देना चाहे बैलेट से दे दे, जो मशीन पर डालना है वो मशीन पर डाल दे, दोनों व्यवस्था कर दो यदि ईमानदार हो तो जी। लेकिन ईमानदारी नाम की बीजेपी के अंदर कोई जगह ही नहीं है। वो ईमानदारी सब उसमें सिर्फ
उसने सिर्फ सरकार बनानी है। अभी अब 2024 का चुनाव होगा, हम कहते हैं मशीन को हटा के चुनाव करा दो, जनता तुम्हारे साथ है, तुम भी सब जगह जीत रहे हो, यदि ये तुमने करके दिखाना है तो दिखा दीजिए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपना सोचे समझे, हर नागरिक सोचे, लेकिन एजुकेशन पे बहुत जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इस देश में खर्चा करना चाहिए, वो भी फ्री होना चाहिए। एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, सभी लोगों को होनी चाहिए। मेरा इतना ही अनुरोध है। जय भीम, नमो। देखिए साथियों, शिक्षा के स्तर पर बात हुई है। भारत में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है, जिसके बदौलत इतनी परेशानियां हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारियों का कोई ना कोई स्वार्थ जरूर काम करता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता आए।